हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसबीएस हाइब्रिड एकेडमी। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशन की कि व्हाट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो देखो, अगर मान लो कोई एक एटम है, ठीक है, इसके बीच में न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और यहाँ आउटर मोस्ट सेल जो होगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, और इनर सेल में भी होंगे। लेकिन तो आयनाइजेशन पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है? देखो, हमको आयनाइजेशन पोटेंशियल में, आयनाइजेशन एनर्जी में इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है, जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना है। उसको निकालने के लिए इसको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, एनर्जी देनी पड़ेगी इस एटम को, जिससे ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके निकल जाए इस एटम से। ठीक है, तो इससे बनता है आयनाइजेशन पोटेंशियल का डेफिनेशन। क्या बनता है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, क्या, द मिनिमम amount of energy required to remove an electron from its outermost cell। ठीक है, the minimum energy required to remove an electron from its outermost cell, ठीक है, from a condition from an isolated gaseous atom, ठीक है। देखो, ये एटम का कंडीशन है कि एटम कैसे रहना चाहिए। जो डेफिनेशन है इस आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए डिफाइन है, मींस द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटरमोस्ट सेल फ्रॉम ए आइसोलेटेड गैसियस एटम, फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। मींस ये जो एटम होना चाहिए वो आइसोलेटेड होना चाहिए एंड गैसियस होना चाहिए। आइसोलेटेड का मतलब अलग से, ये नहीं कि Cl2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, ओवरलैपिंग किया हुआ है, ओके, Cl2 मॉलिक्यूल, इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन है इसका आउट निकाल दे रहे हैं और कह रहे हैं कि यही आयनाइजेशन पोटेंशियल है। नहीं, ये आयनाइजेशन पोटेंशियल नहीं है, क्योंकि एटम आइसोलेटेड नहीं, कोवैलेंटली बॉन्डेड है, प्लस गैसियस एटम होना चाहिए। मींस ये नहीं कि आप Na सॉलिड ले लिए, इसमें से हीट एनर्जी दिए और Na प्लस बन गया, कह दिए यही जो एनर्जी है ये गैसियस आयनाइजेशन एनर्जी है। तो आंसर है कि नहीं, ये आयनाइजेशन एनर्जी नहीं है, क्योंकि Na किस फॉर्म में है? यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में है। आइसोलेटेड तो है क्योंकि Na का एक ही एटम है, लेकिन यहाँ पे ये गैसियस एटम नहीं है। मीन्स पहले इसको हम Na गैसियस बनाएंगे, जिसमें कुछ हीट देना पड़ेगा, ठीक है, और फिर कुछ जब एनर्जी दोगे तो क्या हो जाएगा? Na प्लस गैसियस, ठीक है। ये जो एनर्जी है यहाँ से जो यहाँ कन्वर्ट करने की जो एनर्जी है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। और ये क्या है? सब्लिमेशन एनर्जी, ठीक है, सब्लिमेशन एनर्जी। यानी सॉलिड से जब गैस में बदलते हो तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन एनर्जी, ठीक है। ये न कि डायरेक्ट सॉलिड से आप कैटायन बना दिए Na प्लस और बोल रहे हो कि वही आयनाइजेशन एनर्जी है, तो आंसर है गलत है, वो आयनाइजेशन एनर्जी नहीं है। आयनाइजेशन एनर्जी तब होगा जब किसी गैसियस आइसोलेटेड एटम से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होंगे, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गया हमारे आयनाइजेशन पोटेंशियल का। द minimum amount of energy required to remove an electron from its outermost orbit from an isolated gaseous atom, ठीक है। आइसोलेटेड गैसियस एटम मीन्स एक बात इसमें श्योर है, इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है, एक बात, ठीक है। और देखो, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ निकाल के करोगे? इनफाइनाइट पे मानेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट पे हो गया। मीन्स इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच अब कोई इंटरेक्शन नहीं रहा, वही हमारे लिए हो जाएगा इनफाइनाइट डिस्टेंस। वो डिस्टेंस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन और इस एटम के न्यूक्लियस के बीच कोई इंटरेक्शन नहीं रहता है, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइन कैसे होगी? ई इन्फिनिटी माइनस ई कहाँ पे? E मान लो, E1 मान लो, ठीक है, E इन्फिनिटी माइनस E, यानी जो एनर्जी पहले थी इनफाइनाइट पे जो एनर्जी माइनस जो इनिशियल स्टेट में एनर्जी है, ठीक है। तो इनफाइनाइट पे किसी चीज़ की एनर्जी कितना एज्यूम करते हैं? 0, ठीक है। अगर इससे कोई इंटरेक्शन नहीं है तो एनर्जी 0 माइनस क्या है? ये नॉर्मल स्टेट में एनर्जी कितनी होती है? माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है, जेड स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है। ये हो गया हमारा आयनाइजेशन एनर्जी, सॉरी जेड इफेक्टिव अपॉन एन स्क्वायर, यहाँ पे जेड इफेक्टिव है अपॉन एन स्क्वायर, ओके, जेड इफेक्टिव का स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर,
ओके, ये बात हो गई। क्या हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी जो होगा वो होगा E इनफाइनाइट माइनस E1, यानी एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट, तो वो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट पे 0 माइनस E इक्वल टू 13.6 जेड इफेक्टिव स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा 13.6 जेड इफेक्टिव का स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। ठीक है, E इक्वल टू, ठीक, तो यहाँ पे E क्या है, ये आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइन हो गया, प्लस 13.6 जेड इफेक्टिव का स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या क्या कंक्लूड कर सकते हो, जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जेड इफेक्टिव के स्क्वायर के। ठीक है, और दूसरी बात आयनाइजेशन एनर्जी जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एन स्क्वायर के। मीन्स सिंपली समझो, ये फार्मूला जानने की बहुत खास ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली ये समझ सकते हो कि जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव होगा उतना ज़्यादा पुलिंग पावर होगा, यानी इन दोनों के बीच अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उतने ही ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, उतने ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। जितना ज़्यादा सोचो कि जितना ज़्यादा इसके बीच अट्रैक्शन होगा, इस इलेक्ट्रॉन इसके बीच जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसको निकालने में उतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं। तो जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव वही होता है द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन आउटर इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। सो जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव उतना ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, मीन्स उसको निकालने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और जैसे जैसे सेल बढ़ेंगे, नंबर ऑफ सेल, तो न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और बढ़ता जाएगा तो उसका जेड इफेक्टिव कम होता जाएगा, तो उसको उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उतनी ही कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, यानी नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा। चलो, ये बात हो गई। अब बताओ क्या ट्रेंड आ रहा होगा, क्या ट्रेंड आएगा अगर ये हमें ये पता चल गया कि आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, यानी जेड इफेक्टिव के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो बताओ ग्रुप और पीरियड में नीचे जाने पे क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन इस न्यूक्लियस से कम होता जाएगा जैसे जैसे साइज बढ़ेगा। ठीक है, साइज जैसे जैसे बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी उतना ही घटता जाएगा। ठीक है, तो एक बात क्लियर हो गई कि ऊपर से नीचे यानी टॉप टू बॉटम जब जा रहे हो, टॉप टू बॉटम, तो लिख लेना क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा। और इधर से इधर जाते हो तो तुमको पता है कि जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। स्टार लगा लेना, थोड़ा सा एक्सेप्शन भी होगा इसमें। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा, है ना। ऊपर से नीचे जाते हो आयनाइजेशन एनर्जी घटती है, यानी इलेक्ट्रॉन इजीली निकल सकते हैं। इधर से इधर जब जाते हो यानी लेफ्ट टू राइट जाते हो तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है। और जब जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा, है ना, क्योंकि जेड इफेक्टिव इज अ पावर टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड द न्यूक्लियस। तो इसका मतलब पावर बढ़ गया तो उसको निकालने के लिए उतने ही ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज करेगा जैसे, ठीक है। और टॉप टू बॉटम जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। इसमें कुछ एक्सेप्शन है, इसलिए हमने स्टार लगा रखा है। वो एक्सेप्शन क्या होगा ये हम देखेंगे किसमें, अगले वीडियो में अगले वीडियो में नहीं, अगले अब आने वाले टाइम में। ठीक है, तो ये हो गई आपका आयनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन। अब बात करेंगे हम कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो किस पे डिपेंड करती है। एक तो जेड इफेक्टिव पे हमने क्या देख लिया, आयनाइजेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, एक तो जेड इफेक्टिव के स्क्वायर के, जेड इफेक्टिव पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड एन स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मीन्स जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव होगा उतना आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। ठीक है, ओके। चलो, तो अब जेड इफेक्टिव किसके प्रोपोर्शनल होता है, जेड इफेक्टिव किसके प्रोपोर्शनल होता है, क्या पॉजिटिव चार्ज के अपॉन निगेटिव चार्ज के। ओके, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा जेड इफेक्टिव, और जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज उतना कम
Z इफेक्टिव, है ना। ऐसे देखा था ना कि Na प्लस का Z इफेक्टिव ज़्यादा हो रहा है, इसलिए साइज Na से कम हो जा रहा है, ठीक है। तो देखो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा Z इफेक्टिव बढ़ेगा, और जैसे जैसे Z इफेक्टिव बढ़ेगा वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा, ठीक है। वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा, यानी जैसे जैसे कैटायन बनता जाएगा वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता जाएगा। मीन्स क्या हुआ, अगर कोई कहे Na प्लस का आयनाइजेशन एनर्जी बताओ और Na का आयनाइजेशन एनर्जी बताओ, किसका ज़्यादा होगा, आप बताओ। Z इफेक्टिव किसका ज़्यादा होता है, Na का Z इफेक्टिव ज़्यादा होता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। मीन्स एक तरह से सोचो, यहाँ पे कूलिंग पावर बढ़ गया, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स, मान लो प्रोटॉन कितने हैं 11 प्रोटॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने बच गए 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इनके बीच का जो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो गया विद रिस्पेक्ट टू Na, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन्स को, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ज़रूरत होगी, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। एक फैक्टर तो ये हो गया कि एक पहला फैक्टर कि ये Z इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, Z इफेक्टिव प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू निगेटिव चार्ज, यानी जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगा, ठीक है। ये बात हो गई। चलो दूसरा बात करते हैं कि ये स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करता है, किस पे, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। दूसरा लिख लो, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये क्या बात है, समझेंगे वीडियो में, ठीक है। देखो स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे, कि जब कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाएगा तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसका आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगा, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटरमोस्ट सेल, ओके। तो स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या है, जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास, अच्छा एक चीज़ बताओ, क्रोमियम का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हो क्रोमियम का, तो क्या लिखते हो, आर्गन और यहाँ पे 4s2 एंड देन 3d4, ठीक है। ये होना चाहिए 4s2 एंड 3d4, लेकिन क्या होता है याद करो, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहता है भैया तुम एक मुझे दे दो और मेरा हाफ फील्ड हो जाएगा, तुम्हारा भी हाफ फील्ड हो जाएगा, मीन्स मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा, तुम भी स्टेबल हो जाओगे। तो ये एक्सपेक्टेड था, लेकिन रियलिटी में क्या होता है, आर्गन एंड देन 4s1 एंड 3d5, ठीक है। तो ये देखो हाफ फील्ड हो गया, और ये भी क्या हो गया, हाफ फील्ड हो गया, देखो हाफ फील्ड हो गया, ठीक है। ये भी हाफ फील्ड हो गया, तो इसका मतलब दोनों स्टेबिलिटी गेन कर लिए, यानी स्टेबल हो गया ये, ठीक है। स्टेबल हो गया मीन्स स्टेबल हो गया, ठीक है। तो एनर्जी डाउन होती है ना, स्टेबल हो गया यानी एनर्जी स्टेबल हो गया, ठीक है। एनर्जी डाउन हो गई, लेकिन क्या होता है, एनर्जी डाउन हो, जितने स्टेबल हुआ उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उतने ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उतना ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ गई उसकी, ठीक है। अब जो स्टेबल हो गया है उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में उतने ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये स्टेबल बन गया। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लेके ये हाफ फील्ड हो गया, ये भी हाफ फील्ड हो गया, मीन्स हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल देन अनफील्ड, ठीक है। जो हाफ अनफील्ड होंगे, मान लो ऐसे, ठीक है, ऐसे, यह इससे ज़्यादा, ये वाले से हाफ फील्ड अगर करा दिया जाए तो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, या फिर इस वाले से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये चीज़ यहाँ पे होता है कि S2 किस में चला जाता है, S1 में, और 3d5 में, ठीक है। तो यहाँ पे ही ये बात यहाँ पे भी होती है कि जैसे ही स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन किया, उसका जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। कब, देखो एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल जैसे मान लो P3 है तुम्हारे पास
एंड P4 है। तो बताओ कौन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसमें? ये वाला, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो इसमें हाफ फील्ड है, इसमें लेकिन हाफ फील्ड नहीं है, इसमें हाफ फील्ड नहीं है। तो ये बताओ ये स्टेबल होगा या ये स्टेबल होगा? स्टेबल ये होगा क्योंकि हाफ फील्ड है ना, हाफ फील्ड है तो ये मोस्ट स्टेबल होगा। ठीक है, तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। ओके है ना, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये, जैसे एक एग्जांपल ले लो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में पूछा जाए तो नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है। जनरली क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे Z इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है। लेकिन इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो स्टेबल होता है, 1s2 2s2 2p3 और यहाँ पे 1s2 2s2 2p4। तो अब देखो P3 आ गया, P4 आ गया, तो कौन स्टेबल होता है? कौन स्टेबल होता है? P3। तो P3 स्टेबल हो गया। आयनाइजेशन एनर्जी लिख लेना, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन क्या? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन क्या? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन। ओके ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि जब भी P3 या P5 होगा या D5 सॉरी P3 या D5, P4 में P3 ज़्यादा, उसी तरह D5 और D4 में या D6 में कौन ज़्यादा? D5 ज़्यादा। तो जहाँ भी D5 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा होगा वहाँ बोलोगे कि आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारा, ठीक, कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आएगा तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब दूसरा बात करोगे पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर क्या होता है कि जिसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस से ज़्यादा होगा वही पेनिट्रेशन पावर हो गया, उसका पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होगा। जैसे दूसरा, तीसरी बात करें पेनिट्रेशन पावर, तीसरा पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, S वाले सबसेल का पेनिट्रेशन पावर P से ज़्यादा, उससे D से ज़्यादा, उससे ज़्यादा F वाले का। ठीक है, तो जो S में इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होंगे। मान लो 2s and 2p हो गया तो यहाँ पे ASL2s है, ये 2p है, 2s 2p। ठीक है, 2s 2p होते तो एक में है, एक तरह से ओवरलैपिंग होती है एक ही सेल में। ठीक है, लेकिन 2s थोड़ा पास होगा न्यूक्लियस के ना, 2s थोड़ा पास होगा न्यूक्लियस के 2p के रेस्पेक्ट में, तो इसके साथ पेनिट्रेशन पावर यहाँ पे ज़्यादा होगा इसके रेस्पेक्ट में। तो जो 2s में इलेक्ट्रॉन है उसका पेनिट्रेशन पावर 2p से ज़्यादा होगा। अगर पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा हुआ इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू न्यूक्लियस क्या ज़्यादा हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद न्यूक्लियस ज़्यादा हो गया, तो उसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल बेरिलियम एंड बोरान की बात कर लो। ठीक है, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम की बात कर लो। जैसे देखो बेरिलियम है, ओके, बेरिलियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2, यहाँ पे 1s2 2s2 एंड देन 2p1। ठीक है, 2p1। तो जो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे ना, ये 2s2 वाला और यहाँ 2p1 वाला इलेक्ट्रॉन निकालोगे, क्योंकि आउटर इलेक्ट्रॉन निकालना है, आउटर में ये है, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि इसका पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है। ठीक है, यानी इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू न्यूक्लियस क्या है, ज़्यादा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। नोट कर लो, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्या बेरिलियम इज मोर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरान। ओके, हो गया यहाँ तक? ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया। तो अब आगे क्या पढ़ेंगे, आगे है जैसे एक और एग्जांपल लिख लेना, क्या मैग्नीशियम का ज़्यादा हो जाएगा एल्यूमिनियम से, सेम पेनिट्रेशन पावर, क्योंकि यहाँ पे आएगा 3s1 3s2, यहाँ पे है 3s2 3p1। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाला जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो मैग्नीशियम का ज़्यादा हो जाएगा एल्यूमिनियम से, लेकिन रियलिटी में क्या होना चाहिए था, बोरान का ज़्यादा होना चाहिए था बेरिलियम से, क्योंकि बोरान का Z इफेक्टिव ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पेनिट्रेशन पावर है वो डोमिनेट कर जा रहा है किस पे Z इफेक्टिव पे। ओके,
चलो ये बात हो गई, पेनिट्रेशन पावर भी हो गया। तो अब आप एक ऑर्डर लिख दो क्या कैसे चेंज होता है एक पीरियड में। मान लो मैं पीरियड ले रहा हूँ सेकेंड पीरियड, ठीक है। सेकेंड पीरियड में आप बता दो कैसे आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ओके, ये बात हो गई। इसमें ऑर्डर क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि सबसे कम ये होगा, इधर सीधे जाने पे इंक्रीज करता है आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज करता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन के साथ, ठीक है। तो सबसे कम कौन सा हो जाएगा, लिथियम। लिथियम के बाद बताओ क्या आना चाहिए, बेरिलियम। लेकिन अभी पढ़ा हमने क्या, बेरिलियम का ज़्यादा हो जाता है बोरान से, तो लिथियम के बाद आ जाएगा बोरान, बोरान के बाद आ जाएगा बेरिलियम, बेरिलियम के बाद कार्बन, कार्बन के बाद क्या आना चाहिए, नाइट्रोजन। लेकिन नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाता है किससे, ऑक्सीजन से। तो ये दो चीज़ याद रखो, बेरिलियम वाला बोरान से ज़्यादा, नाइट्रोजन वाला ऑक्सीजन से ज़्यादा। कार्बन के बाद ला दो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद नियॉन, ठीक है। देखो ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसका जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो एक्सपोनेंशियल चेंज आएगी। जैसे मान लो ऐसे ऐसे हो रहा होगा आयनाइजेशन एनर्जी, तो यहाँ पे जब ही नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आया तो एनर्जी ऐसे इंक्रीज करेगी। आयनाइजेशन एनर्जी है एक्सपोनेंशियली, देखो कितना तेजी से बढ़ा है, ठीक है। एब्रप्टली चेंज हो जाएगा, एक्सपोनेंशियली तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एब्रप्टली यानी हद से ज़्यादा हाई। ये एक एक्सपेक्टेशन आ रहा था थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो गई, ठीक है। बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ी उसको कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, उसका एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। यानी ये मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अगर कोई भी एटम या आयन अगर मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पा लेता है तो इसका मतलब उसका जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा सीधे बहुत ज़्यादा उसमें चेंज आने वाला है, ठीक है। जैसे मान लो ये 50 किलो कैलोरी हो गया, ये 70 किलो कैलोरी थी, ये सीधे 250 किलो कैलोरी, ठीक है, किलो कैलोरी एनर्जी सीधे देख रहे हो 10 गुना अप्रॉक्स चेंज हो गया, ठीक है। ठीक है, मतलब चेंज आ रहा है। कितना चेंज आ रहा है, 50 गुना या 20 गुना 10 गुना ऐसे कुछ चेंजेस आ रहे हो तो आप उससे कैलकुलेट कर सकते हो, उससे बता सकते हो। अगर मान लो इसमें ऐसे आया है कि 50, 70, 250, तो इसमें आप बोल सकते हो कि इसके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी कुछ लगी, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने में कुछ एनर्जी लगी, लेकिन जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन उसको मिल गया, ठीक है। जैसे मान लो मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाले कुछ एनर्जी लगी E1, फिर E2, फिर एक और एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकाले तो हो गया E2। लेकिन जब तीसरा निकालने जाओगे तो वो नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन पा लिया होगा, ठीक है। कैसे, देखो दिखाता हूँ। जैसे मान लो Mg है, इससे आप Mg गैसियस स्टेट में है, सॉलिड में नहीं है, गैसियस स्टेट में है, कुछ एनर्जी दिए इसको, ठीक है। E1 मान लो, E1 तो क्या बन गया Mg+2, Mg+1, ठीक है। अरे एक ही कुछ एनर्जी दिए हो ना, मान लो +1 में जा रहा है, ठीक है। इसको और भी फिर से कुछ एनर्जी दिए तो उसको मानेंगे E2, ठीक है। तो क्या बना Mg2+ गैसियस स्टेट, ठीक है, Mg2+ बन गया। तो यहाँ पे ये जो अगर 12 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो इलेक्ट्रॉन बचे इसके पास कितने, 10। कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10, और 10 इलेक्ट्रॉन बचे तो ये नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन इसको मिल गया होगा, ठीक है। अब जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो जो E3 दोगे यानी Mg3+ करना चाहोगे, ठीक है, तो इसमें ये E3 इज मोर ग्रेटर देन E1 एंड E2, समझ गए। E1 एंड E2 से वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। हाँ, एक बात और, ये जो IE1 इसको बोलेंगे, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बोलते हैं थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये एक तरह का हो गया कॉन्सेक्यूटिव आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो IE1 लिख दिया, फिर इसी में से अगर आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो IE2 लिख दिया, फिर इसी में से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो IE3
3 लिख दिया। ठीक है, ऐसा होता है, इसको बोलते हैं कॉन्सेक्यूटिव आयनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी देते गए इलेक्ट्रॉन निकलते गए, एनर्जी देते गए इलेक्ट्रॉन निकलते गए। और एक बात और, अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो दूसरी बार जब इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो इससे कुछ ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तीसरी बार देना होगा तो उससे भी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आप ऑर्डर बता सकते हो, IE1 से ज़्यादा IE2 से ज़्यादा IE3, ठीक है, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। ठीक है, जितना आप इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे उतना आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, चलो ये बात हो गई हमारी। तो पता चल गया क्या कि क्या एक पीरियड में कैसे चेंज आ रहा होगा। हमने क्या क्या देख लिया, आयनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन देख लिया। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी देख लिया। वो जेड इफेक्टिव पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आने लगता है उतना ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता जाता है, और निगेटिव चार्ज आएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा। ठीक है, और दूसरी बात, ये स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी उस कॉन्फ़िगरेशन में तो वो स्टेबल होगा अपने साइड वाले एटम से, जो अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो ये आ गई हमारी, ये हो गई हमारी आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब देखो अब क्या करते हैं, अच्छा एफ ब्लॉक में बात कर लेते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी का कैसे चेंज आ रहा होगा। एफ ब्लॉक या पी ब्लॉक में भी देख लो, पी ब्लॉक में देख लो पहले। पी ब्लॉक में मान लो, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कैसे चेंज आ रहा होगा। तुमको ये पता है इधर से इधर जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है और ऊपर से नीचे जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। ठीक है, लेकिन हमने ये देखा था जो एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम में गैलियम में, ठीक है, हमने देखा था कि यहाँ पे जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, इसलिए गैलियम का साइज क्या होता है, छोटा हो जाता है। तो जो गैलियम का साइज छोटा हो गया तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ गैलियम जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा किससे, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम से। ठीक है, जितना कम साइज होगा तो क्यों होगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव ज़्यादा हो रहा होगा, और जेड इफेक्टिव ज़्यादा हो रहा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो गैलियम का जो जेड इफेक्टिव होता है ज़्यादा होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा और साइज छोटा हो जाएगा गैलियम का एल्यूमिनियम से। ठीक है, तो ये कुछ एक्सेप्शंस हो गए। ठीक है, ये कुछ एक्सेप्शंस हो गए। हाँ, अब बात करो चलो एफ ब्लॉक में। एफ ब्लॉक में कैसे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा। CE, PR, ND, PM, SM। ठीक है, इसमें क्या पढ़े थे आप, क्या पढ़े थे, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी साइज, ये साइज बढ़ा फिर उससे घटा उससे घटा उससे घटा, क्यों हुआ, क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और जेड इफेक्टिव जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वैसे वैसे क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा। ठीक है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, साइज घट रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा एफ ब्लॉक एलिमेंट में, एफ ब्लॉक एलिमेंट में, एफ ब्लॉक सीरीज में। ठीक है, लेंथेनाइड या एक्टिनाइड सीरीज में जब आप आगे जाओगे तो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा। चलो ये बात हो गई। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, वो जरूर याद रखना, लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन में बेरिलियम का ज़्यादा होता है किससे, बोरान से, और नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है किससे, ऑक्सीजन से। वो चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, एंड नाउ एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। देखो एक तो ये बात है, आप देखते हो, आपने क्या देखा था कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसमें जब ऊपर से आप नीचे जाते हो, यानी इस तरह इसमें देखोगे तो लेफ्ट टू राइट सीजियम। ठीक है, यानी ये टॉप टू बॉटम है एक तरह से। ठीक है, लिथियम, ली ना की रब से फरियाद। ओके, तो क्या होता है, FR लिख लो। ठीक है, फ्रेंड्स। ओके, तो क्या होता है यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहा है। तो आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, यानी इसका सबसे ज़्यादा कम क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी। मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन्स ईजिली निकाले जा सकते हैं, वैसे ही सीजियम से भी इलेक्ट्रॉन्स ईजिली निकाले जा सकते हैं, यानी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होता है। ठीक है, तो जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है, मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर, मेटल कौन अच्छा होगा बता दो,
जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इजीली निकल जाएं वो अच्छा मेटल। तो इसमें आयनाइजेशन किसका सबसे इजीली निकल जाता है, जिसका आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा। ठीक है, तो मेटेलिक कैरेक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, यानी आयनाइजेशन एनर्जी जितना कम उतना ही अच्छा मेटल। ठीक है, इसका मतलब इधर से इधर जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। यानी फ्रेंसियम सबसे अच्छा मेटल, फिर सीजियम, फिर रूबीडियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर लिथियम। ठीक है, समझ आ रहा है? यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे लिख लेना क्या, सीजियम ज़्यादा अच्छा मेटल है, रूबीडियम से अच्छा मेटल है, पोटेशियम से अच्छा मेटल है, सोडियम से अच्छा मेटल है, लिथियम से। ठीक है, नीचे जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी कैसे इंक्रीज करती है? देखो, रिएक्टिविटी में क्या होता है, जैसे मान लो कोई कंपाउंड बनाना है, आयनिक कंपाउंड, उसमें क्या होता है, एक डोनेट करता है और दूसरा एक्सेप्ट करता है। तो जो जितना जल्दी डोनेट करेगा उतने ही अच्छा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा डोनेट करेगा उतना ही अच्छा बॉन्ड बनेगा। तो जो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल हो गया, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। यानी जितना कम आयनाइजेशन एनर्जी उतना ही अच्छा रिएक्टिविटी, या जितना, एक तरह से और बोलो कि जितना ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी उतना ही कम क्या, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। ओके, तो ये बात हो गई आपकी। अब ब्लॉक पढ़ लिया हमने, आयनाइजेशन एनर्जी का एप्लीकेशन पढ़ लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी खत्म होता है। एक दो क्वेश्चन चाहोगे तो हम कर लेंगे। ठीक है, इसमें मेन फैक्टर क्या याद करना है क्वेश्चंस लगाते समय, कि जभी भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन किसी को मिल गया तो वहाँ पे जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा वो एब्रप्टली बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है, हाई हो जाएगा। ठीक है, मान लो किसी का आयनाइजेशन एनर्जी कंसेक्यूटिव वाले ऐसे हैं, मान लो 50, 80, 100, 1200। ठीक है, अब हो गया 1200 किलो जूल या किलो कैलोरी, कुछ भी यूनिट दिया होगा आपको। ठीक है, तो मान लो ऐसे 50, 80, 100, 12, ठीक, 1200, सीधे 1200, 100 से सीधे कहाँ चेंज हुआ, 1200। तो आपको देखना है कहाँ एब्रप्टली चेंज आ रहा है, कहाँ एक का एक चेंज आ रहा है। तो देखो, यहाँ से यहाँ पे ठीक है चल गया, यहाँ से यहाँ तो ठीक है चल गया, लेकिन जब यहाँ से यहाँ जाते हो सीधे 10 टाइम्स 12 टाइम्स बढ़ गया। तो इसका मतलब कि इसमें जो ये एटम का जिसका आयनाइजेशन एनर्जी का ये कॉन्सेक्यूटिव आयनाइजेशन एनर्जी है, उसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, यानी ये एल्युमिनियम या बोरान फैमिली का एलिमेंट है, यानी 13वां ग्रुप है। ठीक है, इससे आप ग्रुप बता सकते हो। अगर कोई आयनाइजेशन एनर्जी आपको दे दे तो आप बता सकते हो कि इसका ग्रुप क्या है, यानी ये 13वें ग्रुप का है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, चलो तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो, वीडियो देखते रहो और क्वेश्चंस लगाते रहो। स्पेशली मेनली क्वेश्चंस लगाते रहो, क्योंकि आपको एग्जाम में क्या करने हैं, क्वेश्चंस से क्या होते हैं, जो ये थ्योरी पढ़ाई जाती है उसका कॉन्सेप्ट बन के क्लियर होता है वहाँ पे। ठीक है, और हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म होते ही आपको एक रिवीजन करा देंगे, उसके बाद से आपको क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा, उसके बाद आपको जो भी डाउट आएगी आप हमें कमेंट बॉक्स में या फिर ऐप के माध्यम से आप पूछ सकते हो। ओके।